हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है लोक साहित्य। तो आप सभी की इस टॉपिक पे बहुत अधिक समस्या रहती है कि हमें लोक साहित्य के बारे में बताए, उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी करवाए। तो आज का जो वीडियो है लोक साहित्य पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोक साहित्य होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो लोक का मतलब क्या होता है? लोगों से तात्पर्य होता है, जन समुदाय से तात्पर्य होता है। तो लोक का अर्थ है वह जन समुदाय जो नगरों की कृत्रिम सभ्यता से दूर अपनी सहज अवस्था में जीवित है। वहीं पे साहित्य की बात करें तो उसका अर्थ है कि वह रचना जो समाज का कल्याण करे। अतः लोकमानस की स्वाभाविक और मौखिक अभिव्यक्ति ही लोक साहित्य है। ठीक है। तो जो सामान्य जनता यानी जो लोक होता है, लोगों से तात्पर्य होता है कि जो आम जनता होती है, तो ऐसी ही रचना जो आम जनता के हित के लिए काम करे उसको लोक साहित्य कहा जाता है। लोक साहित्य वह अभिव्यक्ति है जो मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। इसमें लोकमानस की सहज अनुभूतियां, सुख दुख और अनुभव समाहित होते हैं। इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो देख सकते हैं, लोक का अर्थ है सामान्य जनता और साहित्य का अर्थ है वह रचना जो सबका हित करे। तो यहाँ पे अगर हम बचपन की कुछ कहानियों की बात कर ले तो बचपन में हमने आला उदल की कहानियाँ सुनी थी। अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन में ही मुझे विद्यापति की जो कहानी है वो सुनाई गई। और यहाँ से हटके यानी जो हम साहित्य के अंतर्गत विद्यापति की कहानी पढ़ते हैं, उनसे अलग जो कहानी है, जो शिवजी हैं वो वहाँ पे कैसे विद्यापति के घर में नौकर बनके इतने सालों तक रहते हैं, और इस प्रकार की जो कथा है, ये कथा मैं जिक्र कभी और कर दूँगी क्योंकि मेन जो है लोक साहित्य पढ़ाना है। तो उसमें भी मतलब जो लोग वो कथा मैंने सुनी थी वो वाली सुनी थी। और अभी भी वहाँ पे वो राजा के दरबार में थे या क्या थे, कैसे गीत गान करते थे, ये सभी मिथिलांचल में अभी तक प्रचलित है। तो इसी प्रकार की बहुत सी कथाएं हैं जो हम सुनते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग राज्यों की। आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ की कुछ परंपराएं, वहाँ की कुछ लोक कथाएं आपने बचपन से सुनी है, पढ़ी है। कोई रिवाज होता है तो वो क्यों जारी किया गया है, क्या है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चीज़ें चली आती है और मौखिक जो परंपरा है हम उसको निभाते चले आ रहे हैं, उन्हीं कथाओं को हम आगे बढ़ाते चले आते हैं। यही क्या है, हमारा लोक साहित्य है। तो लोक साहित्य का अर्थ केवल, लोक शब्द का अर्थ केवल यहाँ पे ग्रामीण जनता नहीं होती कि केवल गांव में रहने वाली, बल्कि वह पूरा जन समाज, यहाँ पे नगर और ग्राम दोनों है, जिसकी जीवन पद्धति सहज है और जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं है, यानी जो किताबों में नहीं है। किताबों के अलावा जो हम अलग चीज़ें समझते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, अपने यहाँ के कल्चर और बाकी जो चीज़ें होती है उनके बारे में, वो सभी लोक कथाओं में आती है। अब चलिए विद्वानों ने लोक कथाओं के ऊपर क्या क्या परिभाषाएं दी है इस पर देख लेते हैं। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट, देखिए परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है। परिभाषा मीन्स एक जनरल चीज़ है जो आप समझ चुके हैं, लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है वो है जो विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे देखते चली जाइएगा। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो साहित्य लोकमानस की प्रवृत्तियों का परिचय देता है वही लोक साहित्य है। इसमें लोक की आशाएं, आकांक्षाएं, दुख और सुख और अनुभव बिना किसी बनावट के व्यक्त होते हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परिभाषा दी है। वहीं पे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का परिभाषा है कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज उसे सामान्य लोक समूह अपना ही मानता है और इसमें लोकमानस प्रतिबिंबित होता है। तो मान लीजिए कि वो किसी व्यक्ति के द्वारा ही बनाई गई, लेकिन उसको पूरा समाज, पूरा व्यक्ति उसको मानता है। डॉक्टर सत्येंद्र जो कि लोक साहित्य के विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है
जो कहाँ से प्राप्त होती है, तो परंपरा से प्राप्त होती है और जिसे लोकमानस अपना लेता है। इसमें लेखक का व्यक्तित्व समाज में विलीन हो जाता है। फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने परिभाषा दी है कि लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, उसमें जो कुछ भी ज्ञान, विज्ञान, भाव और विचार है वह सब लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक साहित्य वह साहित्य है जो लोक के द्वारा, लोक के लिए और लोक की भाषा में रचा गया हो। डॉक्टर इंदु यादव के अनुसार सभ्यता के प्रभाव से दूर अपनी सहज अवस्था में वर्तमान जनता की आशा निराशा, हर्ष विषाद और जीवन मरण की अभिव्यक्ति ही क्या है, लोक साहित्य है। तो यहाँ पर ये अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा है। तो लोक साहित्य क्या हो जाता है, जो जनता के द्वारा, किसी जनता ने ही बनाई है, किसी लोग आम आदमी के द्वारा ही ये बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई, आम जनता के लिए बनाई गई है। और ये क्या है, जनता का ही साहित्य है जो एक पीढ़ी से क्या है दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो पहली विशेषता क्या है, ये मौखिकता होती है, ये मौखिक होती है, यह लिखित ना होकर श्रुति परंपरा यानी सुनने सुनाने पर आधारित होती है। दूसरा है अनामिकता, इसके मूल रचयिता का पता नहीं होता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, पर यह पूरे समाज की सामूहिक संपत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है सहजता, इसमें शास्त्रीय नियमों या व्याकरण की जटिलता नहीं होती कि व्याकरण के नियमों के साथ बंधे होते हैं, यह सीधा और सरल होता है। परंपरागत, यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है हस्तांतरित होती रहती है, ट्रांसफर आगे पहुंचती रहती है। इसका क्षेत्र क्या है और महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका क्षेत्र क्या है। तो लोक साहित्य का जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत विस्तृत होता है। जहाँ जहाँ लोक है यानी जहाँ जहाँ लोग मिलेंगे आपको, वहाँ वहाँ लोक साहित्य क्या है विद्यमान होता है। यह मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर पहलू को समेटे हुए है। तो लोक साहित्य का जो विस्तार होता है बहुत ही क्या है बड़ा है। इसको 3 स्तर में हम देख सकते हैं। पहला है भौगोलिक क्षेत्र, तो ये हर अंचल, जैसे अगर बात कर ले तो ब्रज, अवध, मगध, बुंदेलखंड, हर जगह ये अपना क्या है विशिष्ट लोक साहित्य होता है। हर अंचल का, हर क्षेत्र का आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा लोक साहित्य। हर जगह की अलग अलग परंपराएं, हर जगह का अलग अलग है। तो उसमें विषयगत क्षेत्र, इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार, पर्व, त्योहार, रीति रिवाज और विश्वास शामिल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे के जन्म पे कुछ और गाया जाता है, विवाह अवसर पर कुछ और होता है। तो ऐसे अलग अलग जो संस्कार, गीत है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है, रीति रिवाज आदि इसमें होते हैं। अभिव्यक्ति क्षेत्र, यह केवल गीतों तक सीमित नहीं है बल्कि कथा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ और लोक नाट्य भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, और अध्ययन के इसमें विषय क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र और भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसका महत्व क्या है, अभी तो हमने इसका क्षेत्र देखा कि कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, कैसे कैसे ये फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। तो ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह क्या है समाज का दर्पण है। तो सबसे पहले क्या है, ये सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, जो प्राचीन पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखता है। भाषा का आधार, मानक भाषा की जड़ें लोक भाषाओं में ही होती है। तो मानक भाषा अब हमारी जो है वो हिंदी है, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है वो सबकी कहीं ना कहीं कुछ और भाषा है, सब कुछ और बोलते हैं, लेकिन मानक भाषा, तो ये हमारी जो जड़ें हैं मानक भाषा की वो उन्हीं लोक भाषाओं से मिलके बनी है। इतिहास का क्षेत्र, इसमें जन सामान्य के दृष्टिकोण से इतिहास जो हमारा संरक्षित रहता है। मनोवैज्ञानिक महत्व, यह समाज की सामूहिक सोच और भावनाओं को व्यक्त करता है।
यह जनता की संस्कृति और जीवन मूल्यों का सच्चा दर्पण है। इसमें स्थानीय इतिहास की वह जानकारी छिपी होती है जो इतिहास के किताबों में नहीं मिलती। तो किसी भी स्थान पे कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो वहाँ से आपको उस स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप देखेंगे तो इतिहास की भाषा में उसको उसकी जो जानकारी रहेगी वो कुछ और रूप होगी, लेकिन जो क्षेत्रीय चीज़ें होगी उसमें हमें कुछ और जानकारियाँ भी मिलती है जो हमें किताबों में देखने को नहीं मिलती। यह नैतिक और सामाजिक शिक्षा का सरल माध्यम है। यह सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है और नई पीढ़ी को अपनी पहचान से जोड़ता है। तो सांस्कृतिक विरासत की अगर हम बात कर ले तो देखिए, जो विवाह संस्कार होता है या जन्म की बात कर ले या उपनयन संस्कार कुछ भी है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी पीढ़ियाँ करती आई है, हम उसी को आगे फिर देखते हैं, हम भी उसको फॉलो करते हैं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको फॉलो करती है। तो यही चीज़ आती है। चलिए, अब इनका वर्गीकरण कैसे, कितने भागों में इसको अलग अलग हम इसको बांट सकते हैं। तो लोक साहित्य को हम मुख्य रूप से अलग अलग भेदों में बांट सकते हैं। पहला होता है लोकगीत। लोकगीत में क्या होता है, तो विवाह, सोहर यानी जन्म के अवसर पर गीत, कजरी, चैती और विभिन्न संस्कारों व ऋतुओं पर गाए जाने वाले गीत, ये सभी क्या आते हैं, लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। आगे हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्टकट में ही वर्गीकरण जो इसका क्षेत्र वो है वो पढ़ेंगे कि कितने भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है लोक कथा। तो कैसे कैसे लोक कथाएं इसमें शामिल होती हैं, तो इसमें हमें पशु पक्षी संबंधी कथाएं देखने को मिलती है, परियों की कहानियां देखने को मिलती है, व्रत की कथाएं, अलग अलग व्रत की अलग अलग कथाएं मिलती है, पौराणिक कथाएं देखने को मिलती है और बौद्ध कथाएं भी इसमें हमें देखने को मिलती है। लोक गाथा। लोक गाथा के अंतर्गत वीरता और पराक्रम की लंबी कहानियाँ जिन्हें गाकर सुनाया जाता है, जैसे आल्हा, ढोला मारू और लोरिकाएँ। तो जैसे मैंने कहा था कि आल्हा उदल की हमने पहले भी सुन रखी है, तो ये चीज़ें हमें लोक गाथाओं के अंतर्गत सुनने को मिलती है। नेक्स्ट है लोकनाट्य। मनोरंजन और सामाजिक संदेश के लिए मंचित कलाएं जैसे नौटंकी, स्वांग, तमाशा और यक्षगान। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग लोकनाट्य आदि आपको देखने को मिलते हैं। लोकगीत एवं लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो लोक अनुभव का निचोड़ जो सूक्ष्म शब्दों में बड़ी बात कह देते हैं, जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो लोकोक्ति और मुहावरे तो आप अलग अलग क्षेत्रों के देखते ही हैं। जब हमने एमपी की तैयारी कराई थी तो एमपी के क्षेत्र में जो मारवाड़ी बुंदेली आदि में जो लोकोक्ति मुहावरे हैं वो मैंने आपको कराए थे, तो किस प्रकार से थे, तो अलग अलग क्षेत्रों की इसी प्रकार से होते हैं। लोक पहेलियाँ। तो मनोरंजन और बौद्धिक चातुर्य के लिए बुझहोवल। तो पहेलियों को के लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, वो होता है बुझहोवल। ठीक है, तो ये सभी चीज़ इसमें आती है। वर्गीकरण इसके कितने भागों में बांट सकते हैं। तो लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण किस प्रकार से होता है, चलिए इस पर बात करते हैं। ये सारे आपके टॉपिक इसमें दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, उसी टॉपिक के अनुसार मैंने सारा टॉपिक यहाँ पर तैयार किया है। लोक साहित्य वास्तव में लोक संस्कृति की इंद्रधनुषी आभा को सुरक्षित रखने वाला कोश है। तो जो हमारी संस्कृति है उसको लोक साहित्य क्या है, सुरक्षित रखता है, तभी हमारे पास ये चीज़ें हमें सुरक्षित रूप में मिली है। वरना कहाँ हमारे दादी परदादा, उससे ऊपर जो और भी दादा वगैरह थे, उन्होंने वो चीज़ शुरुआत की कहीं ना कहीं, और हमें आज तक वो चीज़ मिल रही है। तो यही क्या है, देखिए, मानवीय संबंध, माँ की ममता, ये क्या है, लोक संस्कृति में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, माँ की मानवीय संबंध, माँ की ममता, पिता का दुलार, भाई बहन का स्नेह और पति पत्नी के संसार का सजीव चित्रण लोक गीतों और लोक कथाओं में हमें देखने को मिलता है। तो ये संस्कृति हमारी हो गई। सामाजिक संरचना, इसमें जातिगत समीकरण, अमीरी गरीबी का ताना बाना और सामाजिक विसंगतियों के चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। धार्मिक विश्वास, लोकमानस के देवी देवताओं में विश्वास, पूजा पद्धति, व्रत त्योहार और टोने टोटकों का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। नैतिकता और आदर्श, लोक साहित्य समाज को सच्चाई, परोपकार, करुणा और साहस का पाठ पढ़ाता है। इसके अलावा प्राकृतिक चित्रण जैसे कि ग्रामीण जीवन, खेत खलिहान, ऋतु परिवर्तन और पशु पक्षियों के साथ मनुष्य के गहरे जुड़ाव का चित्रण जो हमें देखने को मिलता है। लोक विश्वास और मान्यताएं, तो शकुन अपशकुन जैसे कि छींक आना,
कौवे का बोलना, कौवे जब सुबह सुबह बोलते तो कहते हैं कोई आने वाला है, मेहमान आने वाला है। कई बार होता है पानी गिर जाता है, हाथ से लोटा गिर जाता है, तो कहते हैं कोई आएगा, मेहमान आएगा। तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो ये सब चीज़ें जो आती है ये हमारी क्या है, लोगों की जो मान्यताएं रही है उसी के अनुसार। ठीक है। टोटके और लोक देवताएं जैसे कि कुल देवता, ग्राम देवता के प्रति अगाध श्रद्धा। इसके अलावा है खान पान और वेशभूषा। तो हर क्षेत्र में हमें अलग अलग खान पान देखने को मिलता है, वेशभूषा। विशेष अवसर जैसे होते हैं, जैसे गीतों में विशेष व्यंजनों जैसे मालपुआ, खीर, सत्तू, इन सब का जो है विशेष अवसरों पर हम बनाते हैं। मालपुआ की बात करें तो होली आदि पे बनते हैं। खीर आपका कोई ऐसा त्यौहार है तो उस पर मीठा बनता है। सत्तू भी फेमस है अलग अलग जगहों पे। और गहनों को भी अगर हम देख लें तो अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हंसुली, करधनी, बिछिया, ये सब चीज़ें पहनने को अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। रिश्तों की उष्मा, ननद भाभी के झगड़े, देवर भाभी का हंसी मजाक और सास बहू के द्वंद्व को बारीकी से उकेरा जाता है। तो आपने गीतों के माध्यम से ये चीज़ें देखी होगी कि ननद भाभी के झगड़े के ऊपर गीत हो गया, देवर भाभी का हंसी मजाक, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेगा आपको कि लोक साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकें कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो लोक साहित्य की भूमिका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, लोक साहित्य विज्ञान डॉक्टर सत्येंद्र, भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, लोक साहित्य की भूमिका डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ग्राम गीत पंडित राम नरेश त्रिपाठी, बेला फूले आधी रात देवेंद्र सत्यार्थी, धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, भोजपुरी और उसका साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, लोक साहित्य सिद्धांत और प्रयोग श्री राम शर्मा, लोक साहित्य की भूमिका डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। और इन्हें लोक साहित्य का क्या है, पितामह माना जाता है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय को। हिंदी लोक साहित्य डॉक्टर राहुल संकृत्यन, लोक साहित्य विज्ञान डॉक्टर सत्येंद्र, भारतीय लोक साहित्य डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, राजस्थान का लोक साहित्य रानी लक्ष्मीबाई चूड़ावत, हिंदी प्रदेश के लोकगीत राहुल संकृत्यन, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फॉल्कलोर, मिथोलॉजी एंड लीजेंड, ये लिखा हुआ है मारिया लीच का, ग्रामर ऑफ फॉल्कलोर GL गोर। ये हो गई हमारी लोक साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकें। ठीक है। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोक साहित्य की जो विधाएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे और लोक साहित्य के संरक्षण के संबंध में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये 2 टॉपिक आपका रह गया है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो चलिए वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।